पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बार किसी भी कीमत पर महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल को पास करवाने की तैयारी में है। इसको भारत की राजनीति और संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों 2/3 का यह आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण है और पिछले 3 महीनों में ऐसा क्या बदला जिसने पूरे समीकरण को पलट कर रख दिया है, आइए समझाते हैं आपको अच्छे से इस वीडियो में। देखिए, पहले आपको बताते हैं कि महिला आरक्षण से कैसे बाजी पलटेगी। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। देखिए, लोकसभा में 2/3 बहुमत का पावर प्लान क्या है, ये बात इसी साल बस 3 महीने पहले की ही है। अप्रैल में संसद का विशेष सत्र चल रहा था, जब महिला आरक्षण और नई सीटों के परिसीमन बिल के लिए भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पूरा जोर लगा दिया था। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल के मुद्दे पर वोटिंग के दौरान सरकार जरूरी 2/3 बहुमत जुटा पाने में नाकाम रही। अब 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने एक बार फिर से महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए कमर कसकर तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए लोकसभा में ताजा समीकरण तैयार होने लगा है। नंबर गेम के लिए पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक नजर है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब किसी भी कीमत पर महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल को पास करवाने की तैयारी में है। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसको भारत की राजनीति और संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत सीटों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी होगी और लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 तक पहुंच जाएगी। और खास बात यह रहेगी कि कुल बढ़ी हुई सीटों में से 33% यानी कि 1/3 सीटें 273 सीटों के करीब महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। सरकार की पूरी तैयारी है कि साल 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा इसी नए बिल और नए परिसीमन के आधार पर लड़ा जाएगा। अभी फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि सरकार के पास समर्थन के लिए जरूरी संख्या बल आएगा कैसे। देखिए, संसद का आगामी सत्र देश की राजनीति और विधायी इतिहास के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संख्या बल का जो खेल पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा था, अब वो एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। कैसे, आइए समझाते। देखिए, क्यों 2/3 का यह आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण है और पिछले 3 महीने में ऐसा क्या बदला है जिसने पूरे समीकरण को पलट दिया है। और 2/3 का आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, किसी भी संविधान विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पास कराने के लिए 2 बड़े पड़ाव को पार करना होता है। पहला नियम यह है कि विधेयक को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक का समर्थन मिलना अनिवार्य है। और दूसरा नियम यह होता है कि मतदान के समय सदन में उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 समर्थन मिलना जरूरी है। यही वो मोर्चा था जहां सरकार इस साल अप्रैल में चूक गई थी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के नए परिसीमन और विस्तार के बाद महिलाओं को आरक्षण देने के प्रावधान वाले संविधान विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 230 वोट आए थे। मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया था, जिसके चलते विशेष बहुमत के लिए 2/3 का आंकड़ा 352 होना जरूरी था, लेकिन पक्ष में पड़े थे सिर्फ 298 वोट। बावजूद सरकार विशेष बहुमत के आंकड़े से 54 वोट पीछे रह गई और विधेयक गिर गया था। इस हार ने साफ कर दिया था कि एनडीए सामान्य विधेयकों को तो आसानी से पास करा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए उसके पास जरूरी जादुई आंकड़ा नहीं था। तो अप्रैल से अब क्या बदल गया है? पिछले 3 महीने में देखिए, देश का पॉलिटिकल सिनेरियो दिलचस्प तरीके से बदला है। और सबसे खास बात यह है कि यह बदलाव किसी नए आम चुनाव के कारण नहीं, बल्कि दल बदल, पार्टियों में टूट, बदलते गठबंधन और संसद में खाली हुई सीटों के कारण आया है। इन घटनाक्रमों ने जहां एक तरफ एनडीए को मजबूत किया है, वहीं विपक्ष की ताकत को लगातार समेटा है। आइए अब आपको समझाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तृणमूल कांग्रेस की टूट। सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल से सामने आया। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने पार्टी से अलग होकर नेशनल कॉमन पीपल्स इनिशिएटिव का गठन किया और एनडीए को समर्थन देने का इरादा जताया है। अगर सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर इस विलय को औपचारिक रूप से मंजूरी दे देते हैं तो लोकसभा में सत्ताधारी गठबंधन की ताकत में बंपर इजाफा होगा और विपक्ष अपने एक बड़े हिस्से को गंवा देगा। शिवसेना को एक बड़ा झटका भी लगा है इस दौरान। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के 6 सांसदों ने पाला बदला और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया, जो एनडीए का हिस्सा है। इन सांसदों को मान्यता मिलते ही वो विपक्ष की बेंच से उठकर अब सीधे सत्ता पक्ष की कतार में शामिल हो जाएंगे। एनसीपी का भी संकेत अहम है। महाराष्ट्र की एक और प्रमुख पार्टी और विपक्षी खेमे का मजबूत धड़ा एनसीपी, जो कि शरद पवार गुट की तरफ से भाजपा के फेवर वाले संकेत दे रहा है। एनसीपी
एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगर 50% सीट की बढ़ोतरी को राज्य के मौजूदा सीट के हिसाब से किया गया तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक बिल देख नहीं लेते हैं तब तक समर्थन नहीं करेंगे। अगर इस गुट का समर्थन मिलता है तो 8 सांसद और बढ़ जाएंगे। तमिलनाडु में डीएमके पर जोर है। 1 दशक से भी ज्यादा पुराना कांग्रेस डीएमके गठबंधन टूट चुका है, जिसने विपक्षी राजनीति की धुरी को हिलाकर रख दिया। हालांकि डीएमके आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल नहीं हुई है, लेकिन इंडिया ब्लॉक से उसके बाहर होने का मतलब है कि विपक्ष अब उसके 22 लोकसभा सांसदों के समर्थन को तय मानकर नहीं चल सकता। एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि डीएमके चुनिंदा विधेयकों पर बीजेपी को मुद्दा आधारित समर्थन दे सकती है। राज्यसभा का जो अंकगणित सुधरा है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए थे। राज्यों में बदले राजनीतिक समीकरणों के कारण एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है। लोकसभा के विपरीत जहां सांसद सीधे चुने जाते हैं, राज्यसभा में राज्यों की विधानसभाओं के जरिए सदस्य आते हैं। और हाल ही के दौरान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीती हुई राज्यसभा में उनकी सीटों की संख्या भी बढ़ी है, जिससे सरकार ही वो बड़ी वादा ये दूर होने जा रही है जो लंबे समय से उसके फैसलों को रोकती आई थी। अब 2/3 के कितने करीब है एनडीए, ये भी आपको समझाते। देखिए, एनडीए अभी अप्रैल की तुलना में बेहद मजबूत स्थिति में है, लेकिन अभी भी वो अपने दम पर पूर्ण विशेष बहुमत की गारंटी से थोड़ा दूर है। लोकसभा में मौजूदा स्थिति की बात करें तो एनडीए के पास वर्तमान में लगभग 293 सांसद हैं। हालांकि नया समीकरण भी है। टीएमसी के अगर 20 बागी और शिवसेना यूबीटी के 6 पूर्व सांसद इसमें जुड़ते हैं तो यह आंकड़ा 319 तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही डीएमके के 22 सांसद भी चुनिंदा मुद्दों पर सरकार के साथ आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 341 तक जा सकता है। एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसदों के आने से बल मिलेगा और नंबर 349 तक पहुंच सकता है। वॉकआउट और एब्सेंट रहने की सियासत भी आपको समझाते हैं। हालांकि अभी भी ये बहुमत के लिए जरूरी 2/3 यानी कि 352 सांसदों के आंकड़े से कम ही है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्षी क्षेत्रीय दलों के कुछ और सांसदों को तोड़ने के साथ ही वोटिंग के समय अनुपस्थित रहने और वॉकआउट की यदि स्थिति बनती है तो ये रणनीति भी काम कर सकती है। इसके लिए भाजपा की नजरें झारखंड की झामुमो और उड़ीसा की बीजू जनता दल पर टिकी हुई है। तो देखिए किस तरीके से समीकरण बदले हैं अप्रैल से लेकर के अभी तक के बीच में। अब आपको क्या लगता है, अब जब मानसून सत्र आएगा तो क्या सरकार ये 2 बड़े बिल पास करा पाएगी और क्या जो दल बदला गया है इसका फायदा सीधे तौर पर अब सरकार को होता हुआ नजर आ रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।